उत्तराखंड में कोविड-19 से प्रभावित लोगों को बड़ी राहत। सीएम धामी ने की 200 करोड़ के पैकेज की बड़ी घोषणा। कोरोना काल में हुए नुकसान को लेकर सरकार की भरपाई। उत्तराखंड दौरे पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। आप कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर साधा निशाना। सशक्त भू कानून की मांग को लेकर युवाओं का प्रदर्शन। दर्जनों युवाओं ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। वंदे मातरम संगठन के बैनर तले किया गया प्रदर्शन। और हल्द्वानी की जेल में 16 कैदी HIV पॉजिटिव। जेल प्रशासन ने मचा हड़कंप। 15 पुरुष और एक महिला कैदी शामिल। नमस्कार, VIP न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोविड-19 से प्रभावित लोगों के लिए बड़े राहत पैकेज की घोषणा की है। राज्य की आर्थिक सहायता से लगभग 1,63,000 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। ये पैकेज लगभग 200 करोड़ का होगा। कोविड काल में उत्तराखंड के व्यवसाय ठप पड़े हैं। आर्थिक गतिविधियां बंद होने से बड़े वर्ग को काफी नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा असर चार धाम और पर्यटन से जुड़े लोगों पर पड़ा है। इस घाटे की भरपाई सरकार इस राहत पैकेज से करने जा रही है। कोविड-19 के कारण विभिन्न पर्यटक गतिविधियों और चार धाम यात्रा की व्यवस्था में कार्यरत व्यक्तियों और उनके व्यवसाय पर काफी प्रभाव पड़ा है। वर्तमान में चार धाम की यात्रा और अन्य पर्यटक स्थलों के बंद होने की वजह से होटल व्यवसाय, परिवहन व्यवसाय और अन्य गतिविधियां ठप है। ऐसे लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने 200 करोड़ के बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा आज की है। तो कोविड-19 से प्रभावित लोगों को उत्तराखंड सरकार ने बड़ी राहत दी है। सीएम धामी ने 200 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। कोरोना काल में हुए नुकसान को लेकर सरकार ने भरपाई करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने कोविड-19 से प्रभावित लोगों के लिए बड़े राहत पैकेज की आज घोषणा की है। राज्य की आर्थिक सहायता से लगभग 1,63,000 लाभार्थी परिवार लाभान्वित होंगे। ये पैकेज लगभग 200 करोड़ रुपए का होगा। कोरोना काल में उत्तराखंड के व्यवसाय ठप पड़ चुके हैं। आर्थिक गतिविधियां भी सुस्त हो चुकी है, जिसकी वजह से समाज के एक बड़े वर्ग को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो वही लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर चार धाम और पर्यटन से जुड़े लोगों पर पड़ा है। इस घाटे की भरपाई सरकार इस राहत पैकेज से करने जा रही है। कोविड-19 के कारण विभिन्न पर्यटक गतिविधियों और चार धाम यात्रा की व्यवस्था में कार्यरत व्यक्ति और उनके व्यवसाय पर सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। वर्तमान में चार धाम की यात्रा और अन्य पर्यटक स्थलों के बंद होने की वजह से होटल व्यवसाय, परिवहन व्यवसाय और अन्य गतिविधियां ठप पड़ चुकी है। और ऐसे ही लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने 200 करोड़ के बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा आज की है। आज माननीय मुख्यमंत्री उत्तरकाशी आगमन पर माननीय अध्यक्ष सुरेश श्रीमाल जी के साथ एक शिष्टमंडल गंगोत्री धाम से उत्तरकाशी उनको मिला और मिलने पर मंदिर समिति के साथ साथ बीजेपी के सारे कार्यकर्ता, RSS के सारे कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के सारे कार्यकर्ता, समस्त जनपद उत्तरकाशी के सारे युवा एक साथ माननीय मुख्यमंत्री को मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी से देवस्थानम बोर्ड के संबंध में पुनर्विचार के लिए हम लोगों ने आग्रह किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त प्रेस वार्ता में और समस्त कार्यकर्ताओं के सम्मुख एवं मंदिर समिति को यह आश्वासन दिया कि हम इस पर पुनर्विचार करें। आज हम सभी लोग गंगोत्री वासी जो ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय धामी जी उनको मिले और आज हमें बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने एक बात रखी और सनातन धर्म को मानने वाले हो। उन्होंने इसलिए ये बात कही कि तुरंत मैं इस पर पुनर्विचार करूंगा और मुझे लगता है कि उनकी जो बातों में वो सत्यता नजर आती है और वो धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि ये जो देवस्थान जो कानून, काला कानून बनाया गया त्रिवेंद्र रावत के द्वारा, इसका नाश होगा, इस समूल इसका खत्म होगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उत्तराखंड में 4 के बजाय 5वें धाम सैन्य धाम की घोषणा कर सैनिक बाहुल्य प्रदेश उत्तराखंड की जनता को लुभाने के लिए देशभक्ति की छाप छोड़ी थी, जिसे धामी सरकार अब पूरा करना चाहती है, जिसको लेकर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपने आवास पर बैठक ली और इस बैठक में विभागीय अधिकारी, जिला अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। राजभवन से पहले केंट क्षेत्र में बने वार मेमोरियल को सैन्य धाम के रूप में विकसित करने पर मंथन किया गया। इस बैठक के बाद मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि हम प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुसार भव्य सैन्य धाम बनाना चाहते हैं। धाम एक मंदिर होता है, इसलिए हम सैन्य धाम के प्रवेश द्वार के पास शहीद हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह का मंदिर बनाएंगे। उसके आगे जब चलेंगे तो सेना में प्रयोग किए जाने वाले हथियारों को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही एक म्यूजियम बनाया जाएगा और लाइटिंग साउंड के जरिए वीर गाथाएं सुनाई जाएगी। इस धाम को विकसित करने के लिए तैयारियां भी पूरी हो रही है। 1 अगस्त से हम सैन्य सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, जिसके तहत शहीद सैनिकों के घर जाकर उनको एक सम्मान पत्र दिया जाएगा और उनके घर की मिट्टी को लेंगे, जिससे सैन्य धाम का निर्माण होगा। सैन्य धाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक कल्पना थी जब वो यहाँ पर आए थे, और मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि पूर्व सैनिक होने के नाते आपने देखा होगा मैं सैनिकों के बीच में काम करता हूँ और सौभाग्य से मुझे मेरे नेतृत्व ने सैनिक मंत्रालय दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि एक भव्य सैन्य धाम यहाँ पर बने, और क्योंकि हमने उसको सैन्य धाम का नाम दिया है, और धाम का मतलब एक मंदिर से भी होता है। और हमारी सेना के अंदर 2 सैनिक ऐसे हैं जिनकी पूजा की जाती है, बाबा जसवंत सिंह और बाबा हरभजन सिंह, जो हम उसका स्वरूप बना रहे हैं। जैसे हम एंट्री करेंगे, एक तरफ बाबा हरभजन सिंह का मंदिर होगा, एक तरफ बाबा जसवंत सिंह का मंदिर होगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज उत्तराखंड दौरे पर रहे, जहां पहले उत्तराखंड के प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद वह जीवन दीप आश्रम के महायज्ञ में शामिल हुए और उसके बाद उन्होंने एक निजी होटल में प्रेस को संबोधित किया और कहा कि उत्तराखंड की जनता के सामने आज एक तरफ बीजेपी है, जिसमें कई मुख्यमंत्री बदले गए, पर प्रदेश की जनता को ये संतुष्ट नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि आज बिजली आम आदमी की जरूरत है और उसे मुफ्त करना बहुत जरूरी है। आगे उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस के बागी 11 विधायकों को पार्टी में शामिल किया। जब पूछा गया उनसे कि क्या कांग्रेस के बागी विधायकों को शामिल किया जाएगा, तो उस पर उन्होंने कहा कि उनका ऐसा कोई विचार नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी में क्रिमिनल और दागी नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी समस्या है अच्छी शिक्षा ना मिल पाना। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री चुनकर उनको मौका दिया, तो केजरीवाल जी की सरकार ने जो देश के सामने मॉडल रखा, जिसमें एक तो बिजली का ही काम है सबसे ज्यादा जो प्रमुखता से लोग चर्चा करते हैं, यहाँ की भी शिक्षा व्यवस्था तो बहुत खराब है। आज यहाँ की शिक्षा अच्छी ना होने के कारण ही लोगों का पलायन है। बेरोजगारी की वजह भी यही है कि हल्द्वानी जेल प्रशासन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और एक साथ 16 कैदी HIV संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य महकमे ने कैदियों का इलाज शुरू कर दिया है। 16 HIV संक्रमित कैदियों में 15 पुरुष हैं तो 1 महिला कैदी भी शामिल है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैदियों का इलाज उनकी पहचान को गोपनीय रखते हुए किया जा रहा है। इलाज के दौरान संक्रमितों के पोषण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हल्द्वानी के जेल अधीक्षक सतीश कुमार सुखीजा के अनुसार डॉक्टरों से सलाह लेकर ही
कैदियों को उपचार और इम्यूनिटी के लिए बेहतर भोजन दिया जा रहा है। हमारे यहाँ रूटीन प्रक्रिया है जांच करने की बंदियों की। जो भी नए बंदी आते हैं उनका HIV पॉजिटिव जांच करते हैं हम लोग। अगर कोई यहाँ पे पॉजिटिव निकलता है तो उसको फिर ART सेंटर वहाँ जाके उसका कंफर्मेशन कराते हैं। अभी यहाँ पर 16 लोग हैं जिसमें 15 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। एक महिला है, वो वेस्ट बंगाल से शायद रजिस्ट्रेशन है, उसकी दवा चल रही थी, उसने हम लोगों को बताया नहीं, इसलिए उसका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, लेकिन उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। कुछ पुराने बंदी भी इसमें शामिल है? हाँ, 7 अभी नए हैं और 8 लोग पहले से रजिस्टर्ड। ठीक हो गया? नंबर से भी एक तरफ जहां ईद के त्योहार पर शहर में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है, जसपुर नगर पालिका में ठेके प्रथा पर तैनात सफाई कर्मचारियों ने देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किया, जिससे जसपुर शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई। ईद के त्योहार की वजह से जगह जगह कूड़े का अंबार लगा है। वही सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका परिसर में जमकर नगर पालिका हाय हाय के नारे लगाए। वही सफाई कर्मचारियों का कहना है कि सबसे पहले ठेका प्रथा खत्म की जाए और ठेके पर तैनात सफाई कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। कर्मचारियों ने कहा कि 2008 में सरकार ने सफाई कर्मचारियों की पोस्ट खत्म कर दी थी। संघ अब चाहता है कि सरकार दोबारा से पोस्ट लागू करे और उसमें नियुक्ति की जाए। इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया गया था और जब तक सफाई संघ के प्रदेश अध्यक्ष धरना खत्म करने की घोषणा नहीं कर देते तब तक ये धरना और कार्य बहिष्कार चलता रहेगा। तो सफाई कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार किया है। सफाई कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसकी वजह से शहर में सफाई व्यवस्था भी बदहाल हो गई है। जगह जगह गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। जसपुर नगर पालिका में ठेके प्रथा पर तैनात सफाई कर्मचारियों ने देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किया। साथ ही उनका ये भी कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो इसी तरह से कार्य बहिष्कार और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार की वजह से जसपुर शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। ईद के त्योहार की वजह से जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। नगर निगम रुड़की के सफाई कर्मचारी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर आज तीसरे दिन भी धरने पर रहे। आज उनके द्वारा नगर निगम परिसर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया और आज उनके प्रदर्शन को भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने भी समर्थन दिया है। समर्थन देने के लिए आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह खुद ही नगर निगम परिसर पहुंचे थे, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों ने मुख्य नगर अधिकारी के ऑफिस के गेट पर कब्जा भी कर लिया। महक सिंह का कहना है कि सरकार को जल्द ही सफाई कर्मचारियों की मांगों को मान लेना चाहिए कि जिस तरह से ठेकेदार सफाई कर्मचारियों का शोषण करने में लगे हैं, उससे सफाई कर्मचारियों को अपना परिवार चलाना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। जो रुड़की नगर निगम के सफाई कर्मचारी है, हड़ताल पे चौथा दिन है। सभी लोगों का इन्हें समर्थन मिल रहा है, सभी समाज इनके साथ में है कि एक तो ठेका प्रथा खत्म होने की सबसे पहली मुख्य मांग है। उसके कारण इन्हें 8,000 रुपये प्रति माह बिना किसी छुट्टी के नगर निगम में काम किया जा रहा है। जो तनख्वाह 8,000 रुपये महीना में एक परिवार का गुजारा नहीं होता, जो तनख्वाह बहुत कम है। हमारी ये मांग है उत्तर प्रदेश सरकार, जिसका जो उत्तर प्रदेश सरकार का जियो है, वहाँ पे जो सफाई कर्मचारियों को 20,000 रुपये दिए जाते हैं, वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार का जियो उत्तराखंड में भी जारी किया जाए। और जब तक ये मांग पूरी नहीं होती, हम सब लोग चंद्रशेखर आजाद ब्रिगेड के सभी लोग इन लोगों के साथ में है। का सही पालन करने का
क्या उनका मन नहीं करता कि वो भी से चालू हो गए, हम लोग पहले नगर निगम गए, अब यहाँ पर आए हैं। से चालू हो गए, हम लोग पहले नगर निगम गए, अब यहाँ पर। पौड़ी गढ़वाल के सतपुली में प्रस्तावित झील को लेकर सिंचाई विभाग ने क्षेत्रीय ग्रामीणों की बैठक लेकर उनसे सुझाव मांगे। देवप्रयाग रोड स्थित एक वेडिंग पॉइंट में आयोजित बैठक में सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता संदीप कुमार मौर्य ने सतपुली झील की डीपीआर की जानकारी देते हुए ग्रामीणों को बताया कि सतपुली झील शासन के निर्देश अनुसार ग्रामीणों से सुझाव मांगे गए। ग्रामीणों ने झील के प्रस्ताव पर उत्साहित होकर कहा कि झील से सतपुली क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत होगा। बता दें कि बैठक में उप जिलाधिकारी सतपुली संदीप कुमार ने कहा कि सतपुली में झील बनने से नयार किनारे बने होटलों के सीवरेज की समस्या का भी हल हो जाएगा। साथ ही नयार नदी पर बनी झील से सतपुली विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। कि आज हमने पूर्वी नयार नदी के सतपुली के नीचे डाउन स्ट्रीम में जमुनारी झील प्रस्तावित है, माननीय हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब सतपाल जी महाराज जी के घोषणा के अनुसार यहाँ पर जो प्रस्तावित है, और उसके संबंध में हमने आज यहाँ सार्वजनिक खुली बैठक रखी है, जिसमें पूरे सतपुली के और आसपास के परिक्षेत्र के जो ग्रामवासी हैं, नगरवासी हैं, जनप्रतिनिधि लोकल जो हैं, वो सब लोग उन्होंने अपना इस खुली बैठक में भागीदारी करी है। और मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि सभी लोगों ने अपना इस पक्ष में सब लोग इसके पक्ष में आए। लालकुआं तहसील चौराहे पर वंदे मातरम संगठन के बैनर तले दर्जनों युवाओं ने उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना दिया। यहां वंदे मातरम संगठन के बैनर तले स्थानीय युवाओं ने हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भू कानून लागू करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। उन्होंने कहा कि राज्य में अनुच्छेद 371 लागू करना जरूरी हो गया है, ताकि दूसरे राज्य के लोगों द्वारा की जा रही जमीनों की खरीद फरोख्त पर रोक लग जाए। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में भू कानून आने से जहां एक ओर प्रदेश की जनता को फायदा होगा, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में पर्यटन के द्वार भी खुलेंगे, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा। के अंदर इस समय मूल निवास 1950, भू कानून, इनर लाइन परमिट सिस्टम और आर्टिकल 371 की मांग है। ये आंदोलन जो है उत्तराखंड को बचाने का है। आज जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में उत्तराखंड में औद्योगिक क्षेत्रों के नाम पे अनलिमिटेड जमीन की खरीद फरोख्त का कार्य चल रहा है। हमारा सरकार से निवेदन है कि आप शीघ्र अतिशीघ्र हिमाचल की तर्ज पे, सिक्किम की तर्ज पे ऐसा भू कानून उत्तराखंड में भी लागू करो, ताकि उत्तराखंड में हमारी जल जमीनें सुरक्षित रह सके। आज उत्तराखंड के अंदर जितना भी क्षेत्र बाहरी लोगों ने भू कानून, भू कानून, भू कानून हमें चाहिए, भू कानून किसे चाहिए, भू बचाना है, भू कानून लाना है, बेभूमि को बचाना है, भू कानून। काशीपुर के कैदी प्रवेश कुमार की हल्द्वानी जेल में मौत के मामले को नैनीताल हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने कैदी की मौत की जांच सीबीआई से करने का आदेश पारित किया है। साथ ही इस मामले की जांच में लापरवाही बरतने पर एसएसपी नैनीताल, तत्कालीन पुलिस क्षेत्र अधिकारी हल्द्वानी और जेल के आरोपित बंदी रक्षकों के तबादले के आदेश दिए हैं। हल्द्वानी उप कारागार में काशीपुर निवासी प्रवेश कुमार की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। सीजीएम नैनीताल की कोर्ट ने इस मामले में बंदी रक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ जेल अधीक्षक को नोटिस जारी किया था। ये मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा था और कोर्ट के आदेश पर 31 मई को हल्द्वानी के अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट रमेश सिंह मृतक की पत्नी भारती से इस बारे में गहन पूछताछ करते हुए बयान उन्होंने दर्ज किया था। प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों के साथ डीजीपी अशोक कुमार ने अहम बैठक ली।
दरअसल आईटीबीपी एसएसपी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा और समन्वय स्थापित करने को लेकर डीजीपी लगातार सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करते रहते हैं। लीड इंटेलिजेंस एजेंसी की बैठक में बॉर्डर जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी सम्मिलित हुए। बॉर्डर जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा आयोजित की जाने वाली मासिक गोष्ठी में आईटीबीपी और एसएसपी के कंपनी कमांडर स्तर के अधिकारियों ने भी भाग लिया। पुलिस के प्रवक्ता नीलेश भरने ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से होने वाले अपराध, मानव तस्करी, ड्रग्स, वन्यजीव तस्करी आदि पर रोक लगाने पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। उत्तराखंड के इसमें अभी माननीय डीजी महोदय की अध्यक्षता में जो है अभी एक बॉर्डर मीटिंग जो है कोऑर्डिनेशन मीटिंग ली गई, जिसमें जो है आईजी एसएसबी के अधिकारी मौजूद रहे, डीआईजी आईटीबीपी मौजूद रहे और जो इंटेलिजेंस लॉ एंड ऑर्डर के जो तमाम जो आला अधिकारी है वो मौजूद रहे। तो आपसी जो है वो समन्वय की जो भी इशूज़ एसएसबी के, आईटीबीपी के, उत्तराखंड पुलिस के आपसी जो विषय है इस पर चर्चा की गई, जिसमें जो है कई बार लॉजिस्टिक्स के इश्यूज़ आते हैं, अकोमोडेशन के और बाकी ट्रैवलिंग और भी कई इश्यूज़ आते हैं उत्तराखंड के। इसमें अभी माननीय डीजी महोदय की अध्यक्षता में जो है के कनखल थाना क्षेत्र में हुए प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड का पुलिस ने 4 दिन बाद खुलासा कर दिया है। प्रॉपर्टी में लेन देन से जुड़े विवाद में ही प्रॉपर्टी डीलर रविंद्र की हत्या की गई थी। मृतक प्रॉपर्टी डीलर के रिश्तेदार मामा किशोर कुमार ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। हरिद्वार पुलिस ने पेनल्टी की मदद करने वाले विनोद शर्मा और धर्मेंद्र नाम के आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। जुलाई का रात में जो है थाना कनकल में जगदीपुर चौकी क्षेत्र में एक रविंद्र करके व्यक्ति का जो है हत्या कर दी गई है। उनका वाइफ श्रीमती राजवाड़ा का तहरीर के आधार पर जो है हमने तत्काल रूप से मुकदमा कायम किया और टीम गठित करके इसमें कार्रवाई करता है। इसमें जो है कल हमें सफलता मिली। इसमें 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें पेनाल्टी मामा उर्फ शिव कुमार जिसने गोली मारकर उनका हत्या की है, ये जो मृतक का रिश्तेदार में भी आता है, और एक विनोद शर्मा जिसने जो है इनको लेकर जाकर अपने गाड़ी में जो है लेकर जाके इनका जो हत्या को मदद करी, और तीसरा है धर्मेंद्र जिसका घर से जो है ये हत्या के बाद जो है ये पेनाल्टी में जाके जो है अपने हथियार को छुपा कर रखा। 3 लोगों को गिरफ्तार। पिछले 4 दिनों से उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते मैदानी क्षेत्रों में नदी नाले उफान पर है और बाढ़ का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। वहीं जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत फीका नदी भी बारिश के कारण उफान पर चल रही है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई है, क्योंकि नदी के कटान के कारण नदी किनारे फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। वहीं ग्राम प्रधान नईम अहमद और जसपुर विधायक आदेश चौहान की माने तो पिछले 4 सालों से किसान नदी के किनारे पिचिंग करने की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने सरकार को अवगत कराया है, मगर सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। कटान की वजह से हर साल किसानों की लाखों रुपए की फसलों को नुकसान होता है। विधायक ने कहा कि सरकार को किसानों की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि किसानों की फसलें बच सके। लगभग 4 वर्षों से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में आई है, तब से हमारी लगातार ग्राम पंचायत की तरफ से ये मांग चल रही है कि हमारी फीका नदी के किनारे पिचिंग का कार्य कराया जाए, लेकिन ऐसी निष्क्रिय सरकार है कि किसानों की ज़मीनें कट गई, खरीद करने की फसलें जो है तबाह हो गई। पिछले कई साल से किसान लगातार अपना नुकसान लगातार सह रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में कोई जू चल रही है और हमारा लगातार सरकार से एक फीका नदी, और मुझे वहाँ आश्वासन मिला उसमें पिचिंग नहीं लगी, और हमारी सैकड़ों एकड़ ज़मीन हर बार नदियों में समा जाती है, लेकिन ये सरकार के कान पे जो कहते हैं ना जू नहीं रेंगती। केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं। हर बार इसका मुद्दा उठाया जाता है और वो कह रहे हैं कि हमने इसकी डीपीआर बना के भेज दी, विभाग का कहना है डीपीआर बना के भेज दी शासन को, लेकिन शासन से हमें पैसा नहीं मिला। बाबा बंसी वाले की पहली पुण्यतिथि पर हरिद्वार में जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर की पौड़ी सहित तमाम घाटों पर बाबा बंसी वाले के भक्तों की भीड़ नजर आ रही थी। कार्यक्रम में पहुंचे आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश आनंद महाराज ने कहा
कि बंसी वाले बाबा ऐसे समाज सेवी संत थे जिनके द्वारा लगातार अन्नपूर्णा के भंडारे चलाए जा रहे थे। कोविड-19 में भी रोक के बावजूद उनके भंडारे लगातार चलते रहे। बाबा बंसी वालों के दर्शन करने मात्र से ही ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। वहीं उनके शिष्य सतीश गोयल ने बताया कि बाबा जी अमर है, आज भी वे हमारे बीच है। आज आप लोगों ने बाबा बंसी वाले की ये महिमा पूरे हरिद्वार ने देखी है कि अपार जनसमूह बाबा जी को, भक्तों का जो अपार जनसमूह था वो यहाँ पर बाबा जी को श्रद्धांजलि देने आया। मैं तो सभी को मैंने अपने अनुमोदन में भी यही कहा है कि बाबा जी कहीं नहीं गए, बाबा जी अपनी गद्दी पे विराजमान है। बाबा जी जाते समय भगवान को, लड्डू गोपाल जी को अपनी गद्दी पे स्थापित करके गए हैं और नियंत्रण जो है बाबा जी के दर्शन यहाँ चलते रहेंगे। बाबा जी ने जो भोजन प्रसाद का जो कार्यक्रम चल रहा था वो नियंत्रण चलता रहेगा। उनकी कथाएं, उनके यज्ञ, जो बाबा जी की आज्ञा, आशीर्वाद हमारे ऊपर होता रहेगा, उसी हिसाब से ब्रह्मलीन बाबा बंसी वाले बाबा जी का जो संकल्प था, मुझे लगता है वह संकल्प भारतीय संस्कृति में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संकल्प है और दरिद्र नारायण की सेवा, गरीबों की सेवा उनकी प्राथमिकता थी। बाबा बंसी वाले बाबा के द्वारा अन्न क्षेत्र, यज्ञ और कथा, तीन उनके महत्वपूर्ण विषय थे। उन तीनों विषयों पर उनका अत्यंत रुझान रहता था, अत्यंत झुकाव रहता था। चलिए फिलहाल के लिए उत्तराखंड लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़।